तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही लेवल के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं क्या करूँगा, आपको रीट 2022 का जो साइकोलॉजी का पेपर था उसका सोल्यूशन कराने वाला हूँ। रीट 2022 लेवल 1 में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत, ध्यान रख लेना, फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत रीट 2022 L1 साइकोलॉजी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अगर अपन एनालिसिस कर लेते हैं तो उसी से अपने 30 में से कम 25 प्लस क्वेश्चन आराम से एग्जाम में साइकोलॉजी के अंतर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके 90 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उन सबका अपने एग्जाम से पहले पहले सारा एनालिसिस कर लेंगे ताकि अपने एग्जाम में 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आराम से राइट हो सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेपर तो पता चल गया, रीट 2022 L1 साइकोलॉजी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। बताओ भाई, कौन कौन सा कथन असत्य है अपने को बताना है, यानी कि गलत है। देखो, ये समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। देखो, ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई। अपने को ये तो समझना पड़ेगा कि बच्चा अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, इस चीज़ की अपने को जानकारी होनी चाहिए। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप के रूप में विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। बच्चा एक एकीकृत रूप से पूर्ण रूप में विकसित होता है। पहले एक एक अंग उसका विकसित होता है, फिर उसके बाद में धीरे 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 पूर्ण रूप में विकसित होता है। ठीक है, इसके बाद में विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है भाई। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना उसमें होती है। इसके बाद में विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन पहले भी, ये वाला जो डी ऑप्शन है ना, पहले भी प्रीवियस ईयर में PYQ क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर किसके कौन कौन से कथन गलत हो जाएंगे, इसका एक तो पहला कथन गलत हो जाएगा। कौन सा कथन गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला कथन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें पहला कथन गलत है। देखो, यहां से आपको पता चल गया कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देख लो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था भाई। विकास एक जो डेवलपमेंट होता है एक अनुक्रमिक प्रक्रिया होती है, सिक्वेंशियल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर पढ़ना अपने को। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कुल इसमें 30 क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है। अपन 30 क्वेश्चनों का सोल्यूशन करने वाले हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, डैश 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 तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। बताओ भाई, कौन सी चीज ऐसी होती है जिससे परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो परिपक्वता और अनुभव से क्या होता है भाई, परिपक्वता और अनुभव से होता है विकास। ध्यान रख लेना, परिपक्वता और अनुभव से क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट की नॉर्मल सी परिभाषा पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बताओ भाई, कौन सा कारक ऐसा है जो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। शारीरिक कमी का होना या न होना, ठीक है साहब, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, सामान्य एवं असामान्य प्रसव। बताओ भाई, कौन सी चीज हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो ध्यान रख लेना, जो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन होता है यह हमारे शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ध्यान रख लेना, यह मानसिक विकास पर जरूर प्रभाव डालता है, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन अपने शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप सबको पता है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है, यह आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। ठीक है, आनुवांशिक को नेचर कहा जाता है और वातावरण को नर्चर कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पहले पूछा जा चुका था, ये 2022 में वापिस रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 होती है। अपन सभी जानते हैं प्रतिभाशाली बालक या प्रगतिशील जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है, 140 होती है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देख लो कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये 2024 में रिपीट हो गया। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों भाई। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान क्यों रखना चाहिए, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने के हेतु, या फिर छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, या फिर समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ
क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में क्यों रखना चाहिए, किसको, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में क्यों रखना चाहिए, ताकि समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ है, मतलब कि कोई भी चीज़ आप पढ़ाओगे तो उसके लिए बच्चा समर्थ है, कैपेबल है या कैपेबल नहीं है, तो उस चीज़ को समझने के लिए स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है क्योंकि ये लाइन पहले आ चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, इसकी मानसिक आयु ज्ञात करो। देखो आप सबको पता है कि अपना जो आईक्यू का फॉर्मूला होता है, वो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू बराबर होता है MA/CA/100, ठीक है। ये फॉर्मूला किसने दिया था, टर्नर ने दिया था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये फॉर्मूला याद हो गया, अब इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख के देखते हैं। देखो साहब, सबसे पहले तो आईक्यू कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है साहब, 75 बराबर एमए अपने को पूछ रहा है, मानसिक आयु पूछ रहा है तो एमए पूछ रहा है अपने को, सीए कितना है 16 हो गया, इंटू क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 25 या 75 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, यहाँ से काट देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, एमए बराबर 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी, तो एमए बराबर कितना हो गया 12 वर्ष हो गया। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसा, आईक्यू बराबर MA/CA/100, इस फॉर्मूले पर हमेशा न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आईक्यू का फॉर्मूला याद कर लो, MA/CA/100, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। 27 फरवरी से पहले पहले आपको सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दूंगा, ताकि आप उनके क्वेश्चनों को, अब देखो आईक्यू का एक फॉर्मूला, आईक्यू के फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये रट लो आप सीधा सीधा, भाई आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, टर्नर ने दिया था। फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA/100 होता है, और इसमें वैल्यू रखने का न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो वैसे हो गया 30 में से। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, बताओ भाई साहब। भाई प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग योग्यताएं होती है, और वो जो भी कार्य करता है उन्हीं योग्यताओं का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, मतलब नमूना सैंपल के रूप में चुनाव करता है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है किसका, सैंपल का, किसका, मॉडल, मॉडल यानी प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है, ठीक है। प्रतिदर्श के रूप में यानी कि छोटा सा एक नमूने के रूप में चुनाव करता है। तो नमूने, आपको क्या याद रखना है, बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत या नमूना सिद्धांत किसने दिया था, बताओ भाई फटाफट से। ये दिया था थॉमसन ने, ध्यान रख लेना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि लैंग्वेज में फंसा लिया, लेकिन अपने को केवल एक प्रतिदर्श शब्द को चुनना था। प्रतिदर्श यानी नमूना सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का, थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, थॉर्नडाइक ने तो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। इसके अलावा गिलफोर्ड ने कौन सा, थ्रस्टर ने कौन सा दिया था, समूह तत्व या अपना ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थ्रस्टर ने दी थी। ध्यान रख लेना, प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टिव मेथड। कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड है, देखो भाई, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, और एक है कौन सा, टीएटी टेस्ट। देखो साफ साफ पता चल रहा है, इसने पूरा रूप दे रखा, कथानक संप्रत्य परीक्षण, ये क्या हो जाएगा अपना प्रोजेक्टेड मेथड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्टिव मेथड कौन सा हो गया, टीएटी टेस्ट। अब देखो टीएटी टेस्ट के बारे में पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टीएटी टेस्ट किसने दिया था, मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था, वयस्क लोगों के लिए था। इसमें मनुष्यों की पिक्चर होती है, जिसमें से पिक्चरों को, चित्रों को देख करके अपने को क्या करना होता है, कहानी लिखनी होती है। इसमें टोटल 30 कार्ड होते हैं और एक खाली कार्ड होता है, तो 30 भी ऑप्शन में हो सकता है और 31 भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। तो टीएटी टेस्ट हो गया, ये हो गया आपका बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो साहब, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। सृजनात्मकता बताओ भाई, क्रिएटिविटी किससे संबंधित होती है, अति सक्रियता से, अभिसारी चिंतन से, कम बोधगम्यता से और अपसारी चिंतन से। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले भी कई बार आ चुका है और 2022 में रिपीट हो गया था। अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, किससे, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि अपन जैसे यहाँ पे सोच रहे हैं ना, तो इधर भी सोचना, इधर सोचना, इधर सोचना, इधर सोचना, चारों तरफ सोचना ही अपसारी चिंतन होता है, ठीक है। और क्रिएटिविटी का मेन पॉइंट ही अपसारी चिंतन होता है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, पूरे पेपर का एनालिसिस अपने चैनल पर मिलेगा, ठीक है, एग्जाम से पहले पहले। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, बताओ भाई साहब, एडजस्टमेंट को कौन सी चीज बढ़ावा देती है। तीव्र चिंता, तीव्र चिंता से समायोजन बढ़ता है क्या, बिल्कुल नहीं। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच,
बिल्कुल नहीं। बीमारी का डर, बिल्कुल नहीं। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, बताओ भाई कौन सी चीज अपने समायोजन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ फटाफट से। तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। आप फ्री ऑफ न्यूरोटिक फियर्स और एंजाइटी से जब तक आप मुक्ति नहीं रहोगे तब तक आपको समायोजन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शनों से आराम से हो सकता था ये। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? बताओ भाई साहब, प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड जो चाइल्ड होता है उसका लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता, बिल्कुल होती है भाई साहब। इसके बाद में जिज्ञासा होती है, उसमें होती है भाई साहब। वार्तालाप प्रियता यानी कि टॉल्कनेटिव होता है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होता है क्या प्रतिभाशाली बालक। और एक देर का अति सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिवनेस। बताओ भाई कौन कौन से लक्षण प्रतिभाशाली बालक में होते हैं? बताओ भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 में कौन कौन से लक्षण प्रतिभाशाली बालक में होते हैं? देखो, अभिव्यक्ति में निव्यक्ता तो होती है, मतलब कि निवेलिटी का मतलब होता है नई चीजें, एक्सप्रेशन में नई चीजें होती है, उसमें जिज्ञासा भी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो सही है, लेकिन वो ज्यादा बातूनी नहीं होता है, ध्यान रख लेना, बातूनी उसका लक्षण नहीं होता है, और अति सक्रियता भी उसका लक्षण नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के पहला और दूसरा कतनी इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला और दूसरा कौन से में आ रहा है? देखो भाई साहब, ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण कौन से हो गए? एक तो अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, और एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। ध्यान रख लेना कौन कौन सी चीजें नहीं होती है, हाइपर एक्टिवनेस नहीं होती है, और वार्तालाप प्रियता नहीं होती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रतिभाशाली बालक के ऊपर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, एक तो आईक्यू के फॉर्मूले पर क्वेश्चन हमेशा आता है, एक प्रतिभाशाली बालक पर हमेशा आता है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, उसके लक्षण, उसके लिए कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए, उसकी आईक्यू कितनी होती है, सारा कुछ आप इसका याद कर लेना। एक क्वेश्चन 100% इसका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया था? अपन सभी जानते हैं कि IQ बराबर क्या होता है, MA/CA इंटू 100 होता है। किसने दिया था? ध्यान रख लेना, इंटू में 100 दिख रहा है तो टर्नर ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन या टर्नर ने दिया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि IQ पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसी एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन तो आ गए अपने। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पहले 2022 से पहले आ चुका है एग्जाम के अंतर्गत, तो ये भी आपका क्या हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आपको पहले भी पूछ चुका था, वापिस पूछ लिया भाई साहब। मतलब ये मान लो साइकोलॉजी के अंतर्गत कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं, घुमा करके थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 ने सीधा सीधा ही पूछ लिया, कई बार आ चुका है एग्जाम में पहले भी, रीट एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। मतलब इसकी IQ जो है ना, आपकी औसत से एवरेज जो बच्चे की होती है उससे लेकर के उससे ऊपर ही है। ठीक है भाई साहब, हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, मतलब पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है, मतलब मैथ में बहुत अच्छा है वो, साइंस में भी कमज़ोर है, पढ़ने में भी कमज़ोर है, वर्तनी में भी कमज़ोर है, सब में कमज़ोर है। लेकिन ध्यान रख लेना वो किस में है, गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है, मतलब गणित में काफ़ी अच्छा बच्चा है। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं और। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतनी बात तो समझ में आ गई कि वो बच्चा क्या है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में यानी साइंस में तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन मैथ में काफ़ी अच्छा है। देखो भाई साहब, रवि लेखन कौशल में अच्छा है, मतलब लिखने में तो अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किस चीज़ की है? बताओ भाई, डिसकैलकुलिया की। देखो, डिसकैलकुलिया तो हो ही नहीं सकता, गणित में अच्छा है तो डिसकैलकुलिया तो नहीं हो सकता। डिसग्राफ या लेखन में संबंधित बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, काफ़ी अच्छा लिखता है। डिसलेक्सिया पढ़ने में संबंधित है, बिल्कुल पढ़ने में उसको गलती हो रही है, वर्तनी में गलती हो रही है। और डिस्पेजिया का मतलब होता है बोलने से संबंधित गलती। तो कुल मिलाकर के इसमें आंसर, अब देखो, उसको वर्तनी में भी गलती हो रही है और उसको पढ़ने में भी गलती हो रही है, दोनों में कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया भी हो सकता है और डिस्पेजिया भी हो सकता है। अब इन दोनों में से एग्जामिनर ने कौन सा आंसर माना था फाइनल आंसर की के अंतर्गत, वो माना गया था डिसलेक्सिया। ध्यान रख लेना, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सामाजिक विज्ञान में भी और विज्ञान में भी, दोनों में ही कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, तो किस में आ जाएगा, डिसलेक्सिया में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं भाई। गणित में दिक्कत है तो उसको डिसकैलकुलिया बोला जाता है, लिखने में दिक्कत है तो उसको डिसग्राफिया बोला जाता है, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में दिक्कत, और डिस्पेजिया का मतलब होता है बोलने में दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखो, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया, ये कथन किस शिक्षा विधि के द्वारा दिया गया था? बताओ भाई, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, अपन सभी जानते हैं कि सीखना क्या होती है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? देखो भाई साहब, परिभाषा से एक क्वेश्चन तो पूछ लिया अपने को, अपन इस पेपर से ये एनालिसिस करेंगे कि 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन वैज्ञानिक के पूछे जाते हैं, मतलब कि परिभाषा संबंधी, जैसे अपने को याद नहीं होती परिभाषाएं, तो कितने क्वेश्चन परिभाषाओं से पूछता है। एक क्वेश्चन आया अभी तक तो केवल, और
केवल। कौन सा आया भाई, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ध्यान रख लेना, ये स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखो, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। ठीक है साहब। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। मतलब कि कक्षा 2 की छात्रा थी, उसको अध्यापिका ने मतलब उसकी टीचर ने गणित पढ़ाई। अब उसने क्या किया है कि दुकानदार ने कोई गणित में गलती कर दी वहां पर उसको सामान देते टाइम पे, तो उसने पकड़ लिया भाई साहब। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? बताओ भाई, नकारात्मक स्थानांतरण है, सकारात्मक स्थानांतरण है, शून्य स्थानांतरण है, या द्विपक्षीय स्थानांतरण? सीधा सीधा दिख रहा है सकारात्मक स्थानांतरण। कौन सा है? सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि उसने गणित में जो उसने पढ़ा था उसको अपने दैनिक जीवन में यूज कर लिया, कुल मिलाकर के फायदा हुआ तो पॉजिटिव ट्रांसफर कर लिया उसने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हमेशा ध्यान रख लेना। आपका जो अधिगम का स्थानांतरण होता है ना, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य और द्विपार्श्विक, ठीक है, द्विपक्षीय, इन चारों को पढ़ लेना ढंग से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% 30 में से एक क्वेश्चन इनका पूछा जाता है। ठीक है, और जो पिछली बार विवाद हुआ था, एक क्वेश्चन का भी आंसर भी चेंज हुआ था, उसमें भी एक इसका ही था, अधिगम ट्रांसफर का ही क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? भाई साहब सीधी सी बात है, दो विपरीत इच्छाओं का, एक ही टाइम पे दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। अपन सब बोलते हैं ना, द्वंद्व में फंस गया यार, मैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया मेरे को तो, यानी कि मैं द्वंद्व में फंस गया, ये करूं कि वो करूं, इधर कुआ इधर खाइए, तो द्वंद्व हो गया। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? भाई साहब काफी अच्छा क्वेश्चन है, और पहले भी आ चुका था, ये 2022 में वापस रिपीट हो गया। बताओ भाई, पुनर्बलन का सिद्धांत, एक तो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये तो दिया था स्किनर ने, अपने सबको पता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आप सबको पता है, एसआर थ्योरी किसने दी थी? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव साहब ने दिया था। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि अंतर्दृष्टि में सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अब इनमें से पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही। किसको कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जो स्किनर के द्वारा दिया गया था, जिसमें चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया गया था, इसी को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अधिगम में पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन मानता है? वो कौन मानता है? अपना स्किनर मानता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। एग्जाम से 27 फरवरी से पहले पहले मैं आपको पूरे के पूरे पेपर एनालिसिस करा दूंगा, जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता। बताओ भाई साहब, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। बताओ भाई कौन सा इंटरनल है? देखो, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके, मतलब कि गिफ्ट प्राप्त करना चाहती है, तो इंटरनल तो हो ही नहीं सकता, एक्सटर्नल है ये। इसके बाद में उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वो टीवी देखेगी। सीधी सी बात है, टीवी देखने का इसका लालच है, तो ये इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। ठीक है साहब, एक और ऑप्शन देख लेते हैं। मेधा अपने परियोजना का कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। भाई साहब, इंटरनल मोटिवेशन ये आ गया, जहां पर भी रुचि की बात आ जाती है ना, खुद का इंटरेस्ट आ जाता है, वहां पर इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब देखो, एक क्वेश्चन यहां से भी अभी परिणाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन का। ठीक है, कौन सा तो इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है, ये क्वेश्चन भी हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? बताओ भाई साहब, किसने अधिगम सिद्धांत का मतलब किसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था? स्किनर का तो आप सबको पता है कि कौन सा था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। और थोंडाइक का कौन सा सिद्धांत था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। कोलर का अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत था। ध्यान रख लेना, बीएस ब्लूम ने कोई सा भी अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था। इसने तो 3 क्षेत्र बताए थे, किसके मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया था। कौन कौन सा बताया था त्रिमुखी? एक तो होते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, एक होता है अधिगम अनुभव, और एक होता है मूल्यांकन की परिवृत्तियां यानी मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका बीएस ब्लूम का। और बीएस ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को 3 भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो वो कर सकता था आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बार बार बच्चों को सजा से बचाने
बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? मतलब कि बार बार बच्चों को सजा देने से बचने, मतलब भाई तू ये कर लेगा तो तेरे को मैं सजा नहीं दूंगी। इनाम पाने के लिए उसको लालच देना, भाई ये कर लेगा तेरे को ये इनाम मिलेगी। सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना, मतलब कि उनको ऐसी चीज़ों का, मतलब इनाम देने का, लालच देना, या फिर उसको सजा से बचने के लिए कोई चीज़ सिखाना क्या दर्शाता है? उनकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है? बिल्कुल नहीं। उनकी एक्सटर्नल मोटिवेशन को तो बढ़ाता है। सीधी सी बात है, अगर किसी को आप गिफ्ट देने का लालच दे करके उसको कुछ काम करवाते हो तो एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है। उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं, उसकी आंतरिक प्रेरणा को तो नहीं बढ़ाता। ठीक है साहब, इसमें क्या पूछ रहा है अपने को, क्या दर्शाता है? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। भाई साहब चारों ऑप्शन देख लो ढंग से और आराम से आंसर दो क्वेश्चन नंबर 21 का। बताओ भाई साहब, इसमें देखो चारों ऑप्शन ही ठीक लग रहे हैं। वैसे ये तो नहीं है उनकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कथन। उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, आंतरिक प्रेरणा को भी नहीं बढ़ाता है, ये वो ऑप्शन भी गलत हो गया। दो ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शित करने की लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है? बिल्कुल नहीं। देखो लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय नहीं हो रहा, इसमें और भी लक्ष्य प्रदर्शन करने के लिए ही उनको गिफ्ट दिया जा रहा है, उनको सजा से बचाया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। मतलब कि प्राकृतिक रुचि, वो खुद उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, सीखने में शामिल होने वाली जो जिज्ञासा होती है उसको कम करता है। सीधी सी बात है, उनको लालच दे रहा है तो उनको जिज्ञासा ही नहीं है सीखने की, सीधी सी, वो तो केवल और केवल गिफ्ट लेने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो यहां से भी अब तक मैंने लगभग आपको 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे बता चुका हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब वहां से क्वेश्चन आता ही है। जैसे एक तो आईक्यू का मैंने बताया था आपको, इसके अलावा एक विकास की परिभाषा से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था भाई इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन से क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके अलावा और कौन सा बताया था भाई, इसके अलावा मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए थे। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे बता चुका हूं जिस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। अब देखो इसके अलावा अपनी जो 5वीं यूनिट आती है साइकोलॉजी के सिलेबस की, उसमें आरटी एक्टर वगैरह दे रखे ना, वहां से भी क्वेश्चन हमेशा आता, हमेशा आरटीई एक्ट 2009 जो आपका है, आरटी एक्ट अधिनियम 2009 है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है और रिपीटेड क्वेश्चन आता है बार बार। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में, इसी रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रति सप्ताह कितना काम डिसाइड किया गया है? 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे प्रति सप्ताह आपको काम करना पड़ेगा। आरटी एक्ट 2009 के तहत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? देखो ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में कई बार पूछ चुका है अभी तक। भाई एक सबसे अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है पूछ रहा है, ये कौन सा भिन्न है? देखो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, अभिक्षमता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एप्टीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीजें क्वालिटी उसमें होनी चाहिए उत्तम परीक्षण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन भी हर बार कई बार पूछा जा चुका अभी तक। तो आप देखो यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप एनालिसिस कर लेते हो तो आराम से 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन तो आराम से आप साइकोलॉजी में वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? देखो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है, मतलब बच्चे को केंद्र में रख करके कोई पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया है। उसमें से निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, बच्चा महत्वपूर्ण है, वातावरण। कितना सिंपल क्वेश्चन है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है तो उसमें शिक्षा मतलब बच्चा ही तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। भाई स्टूडेंट को केंद्र में रख करके आप सिलेबस तैयार कर रहे हो तो उसमें बच्चा ही तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, मतलब चिंतनशील शिक्षक है और वो कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान नोट्स ले सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले। भाई चिंतनशील शिक्षक है, मतलब चिंतन करता रहता है, वो थिंकिंग है। कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करेगा? बताओ भाई, छात्र क्या करेगा?
छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा उससे, ठीक है, प्रमोटिंग होगी उससे, ठीक है। चिंतनशील शिक्षक है, थिंकिंग वाला शिक्षक है, तो उससे छात्रों और शिक्षक के बीच में कोडिंग बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान रख लेना, क्रियात्मक अनुसंधान से भी एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है, ठीक है। 30 में से एक क्वेश्चन 100% क्रियात्मक अनुसंधान का एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एक्शन रिसर्च की विशेषता पूछी गई यहाँ पर भाई, उसका अर्थ क्या है। एक अनुदेदीय अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान और एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। बताओ भाई साहब, सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य तो होते ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक अनुदेदीय अनुसंधान होता है, बिल्कुल नहीं। अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है, बिल्कुल नहीं। एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जाता है, बिल्कुल। इसमें तत्काल समस्या को, एक्शन रिसर्च में हमेशा तत्काल समस्या को हल किया जाता है, कई बार ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो साहब क्या पूछ रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में आ चुका है, रीट एग्जाम में कई बार आ चुका है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? केवल और केवल सुविधा देने की भूमिका होनी चाहिए, सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? देखो मूल्यांकन पर भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल्यांकन का क्वेश्चन तो आपके शिक्षण विधियों में भी पूछा जाता है, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे आपके सामाजिक विज्ञान की हो, एसएसटी की हो, चाहे आपके गणित की हो, चाहे साइंस की हो, हर में मूल्यांकन का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आप मूल्यांकन वाला चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपके 5 या 6 क्वेश्चन तो आराम से एग्जाम में 90 में से 5 या 6 क्वेश्चन तो मूल्यांकन के पूछता है, सारे मिला करके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करता है। भाई मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों में अंकित करना, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, ठीक है साहब। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादित जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये एक बात बता दूं, पहले भी रीट एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन ये हमेशा ही गलत होने के चांसेस होते हैं। इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है, वैसे तो चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन एक इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया आंसर जो माना गया था, पहले भी ये रीट एग्जाम में आ चुका है, पहले भी इसका आंसर क्या माना गया था? वो माना गया था कि मूल्यांकन का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि उसको ऐसी शिक्षा देना जिससे कि वो अपने आगे के जीवन में जाकर के अपना गुजारा चला सके। मतलब कि ये पूछना चाहता है कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान कर सके, मतलब कि वो आगे जाकर के अपना जीवन चला सके, ऐसी शिक्षा प्रदान करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनका सही वर्णन से मिलान कीजिए। देखो समीप दूरामुखी सिद्धांत, अरे सीधा सा बात है भाई, समीप से दूरी की ओर केंद्र कौन सा होता है? सेंट्रो डिस्टल वाला। देखो सिर से पैर का क्रम, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दरों से बढ़ते क्रम, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की उपेक्षा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ये हो गया सीधा सीधा ही। प्रोक्सिमो डिस्टल बोला जाता है इसको, कौन सा बोला जाता है? प्रोक्सिमो डिस्टल। तो पहले में तो कौन सा हो गया? डी। पहले में कौन सा हो गया? डी। देखो भाई साहब पहले में डी, एक तो यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी। और देखो सिर पद्मुखी यानी सिर से पैर की ओर, यानी दूसरे में ए, यहाँ पे भी है, दूसरे में यहाँ पे है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन सीधा सीधा ही हो गया। और देख लेते हैं अंतर व्यक्तिक, देखो दो होते हैं, एक तो इंटरपर्सनल होता है कि इंट्रापर्सनल होता है। इसमें उल्टा याद रख लेना, इंट्रापर्सनल का मतलब होता है विभिन्न, देखो विभिन्न बच्चे की भिन्न भिन्न दर से, मतलब दूसरों की बात कर रहा तो ये इंटरपर्सनल हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा। देखो तीसरे में बी सीधा सीधा चल रहा है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों के बारे में सोचना, और इंट्रापर्सनल का मतलब होता है खुद के बारे में सोचना, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन साइकोलॉजी का। देखो साहब विकास से की ओर बढ़ता है, कैसे बढ़ता है भाई? अपन सबको पता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, इसी रीट एग्जाम में कम से कम 5 बार पहले भी आ चुका है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अब देखो मैंने आपको पूरा 30 क्वेश्चन करवाए इस पेपर के पूरा पूरा पेपर सोल्व करा दिया। इसमें से आपने देख लिया होगा कि कम से कम भी नहीं तो मिनिमम तो 10 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर के लगभग एग्जैक्टली रिपीट हो गए, मतलब बार बार पूछ रहे गए हैं। और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा करके पूछे गए थे पहले के क्वेश्चनों में से, और 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो फिक्स होते हैं, मतलब कि चैप्टर फिक्स होते हैं, टॉपिक ही फिक्स होते हैं कि वहाँ से 15 क्वेश्चन तो फिक्स उनके वहीं से आते हैं, ठीक है। तो 15 जो टॉपिक है जो आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपने एनालिसिस कर लिया होगा, 15 ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है,
मतलब 15 क्वेश्चन तो आपके फिक्स ही हो गए, उनको रट लो, 15 क्वेश्चन तो 100% वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो अब अगले वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, इसी 2022 का रीट लेवल टू का अपन सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अगला पेपर इसका सॉल्यूशन करेंगे। और ध्यान रख लेना 27 फरवरी से पहले पहले आपको मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के साइकोलॉजी के पेपर वाइज में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपके 30 में से 25 प्लस तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप पिछले सालों के पेपर को लास्ट टाइम पे एनालिसिस करके चल जाओ, आपके आराम से 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल और केवल इस चैनल पर ही आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का एनालिसिस मिलेगा, और एग्जाम से पहले पूरे के पूरे पेपर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको जितने भी पेपर कराऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अगले पेपर के साथ में। धन्यवाद।